दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रमोद साइंस क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12 के जितने विद्यार्थी 23 फरवरी को बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, मेरे प्यारे बच्चों उनके लिए हम बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरल पेपर का यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, इस पूरे पेपर का सोल्यूशन हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं जो पेपर का कोड है वो 348 FR है। और प्यारे बच्चों सेम ऐसा ही पेपर आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 23 फरवरी को आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो प्यारे बच्चों इस पेपर को आप हल करके जरूर जाइएगा। प्यारे बच्चों यदि आपकी तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं हुई है तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे कहने से आप इस पेपर को सिर्फ हल करके चले जाइए। प्यारे बच्चों आप 70 में से प्यारे बच्चों यहाँ पर 50 से 55 अंक जरूर लेकर आएंगे। तो प्यारे बच्चों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर दिखाकर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों जो पेपर का कोड है प्यारे बच्चों का है 348 है। पूर्णांक प्यारे बच्चों आप सभी का 70 नंबर का होगा। आप सभी को जो समय मिलेगा प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में वो 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। यहाँ पर आप सभी को अपना नाम और आगमन क्रमांक दर्ज करना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या करा है नोट में कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर निर्देश में करा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित चित्र द्वारा कीजिए। ये यानी करा है कि जितने भी क्वेश्चन में आप सभी को डायग्राम की आवश्यकता है उसमें आप सभी को डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, इसमें करा है तीसरा निर्देश के प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक जो है उसके सामने सम्मुख यानी उसके सम्मुख अंकित किए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को बहुविकल्पी प्रश्न दिया जाएगा। इसमें करा है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी का करा है बहुविकल्पी प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए जो अखरोट है मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, एक आभासी फल नहीं है। यहाँ देखिए आभासी फल का मतलब क्या होता है कि आभासी फल वे होते हैं जो अंडाशय के अलावा किसी फूल पुष्प के अन्य भागों से विकसित होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम सब आभासी फल कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, आम हो गया, ये सब क्या है प्यारे बच्चों आभासी फल है। जबकि प्यारे बच्चों अखरोट का एक आभासी फल है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरीके से देखिए यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन करा है कि प्रोटीन संश्लेषण में प्रारंभ निहित प्रकूट कौन सा है। ऑप्शन ए है प्यारे बच्चों AUG, बी है यहाँ पर UAG और सी है यहाँ पर UGA और डी है प्यारे बच्चों यहाँ पर UAA। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला जो है AUG जो है प्यारे बच्चों ये क्या है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रारंभन प्रकूट है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए अगला ग वाला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण प्रदूषक है। प्यारे बच्चों ऑप्शन ए है प्लास्टिक, बी है यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट और सी है यहाँ पर वाहित मल और डी है ई कचरा। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए वाहित मल जो है वो जैविक नवीनीकरण प्रदूषक है जिसे सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित किया जाता है। प्लास्टिक एब्स्ट्रैक्ट और ई कचरा ये क्या है, जैव निम्नीकरण नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए वाहित मल जो है ये क्या है, जैव निम्नीकरण प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर अगला क्वेश्चन घ वाला करा है कि घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरेल स्थित कहाँ पर है। प्यारे बच्चों ऑप्शन ए है प्रयागराज में और प्यारे बच्चों बी है लखनऊ में, सी है वाराणसी में और डी है लखनपुर खीरी में। तो मेरे प्यारे बच्चों घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरेल प्रयागराज यानी इलाहाबाद में स्थित है। यह घड़ियालों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए प्रसिद्ध होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रयागराज यानी इलाहाबाद में यह स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। इसी तरीके से देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी का निश्चित 39 प्रश्न दिया गया है जो कि 1 नंबर का होता है और इसका आंसर आप सभी को 1 से 1.5 लाइन में देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन करा है कि टेप्टम कहाँ स्थित होता है और इसका क्या कार्य होता है। मेरे प्यारे बच्चों यह एक ऐसा क्वेश्चन है कि ऐसा कोई साल ही नहीं होता है जिस साल में यह क्वेश्चन न पूछा जाता हो। टेप्टम से संबंधित आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हो चाहे MCQ हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है 100% आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे कि टेप्टम पुष्प के पराग कोश यानी एंथर की भित्ति में स्थित एक कोशिका परत होती है। ठीक है, और पूछा जाता है बच्चों कि इसका क्या कार्य है। बच्चों यह पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को इसका आंसर लिखकर आना होगा। इसी तरीके से यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन करा है कि मेंडल ने मटर के पौधों में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों मेंडल ने मटर के पौधों में 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। ठीक है,
इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ग वाला क्वेश्चन करा है कि किस पैथोजन के कारण हाथी पाँव यानी एलिफेंटियासिस रोग होता है। यह पैथोजन किस संघ से संबंधित है। मेरे पास बच्चों ये देखिए हाथी पाँव जो है इसे कभी कभी आप सभी को एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका आंसर आप लिखेंगे कि पैथोजन जो होता है यानी हाथी पाँव एंटो एलिफेंटियासिस जो होता है ये फाइलेरिया क्रीमी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा? फाइलेरिया क्रीमी के द्वारा होता है। ठीक है, इसके संघ की बात करें प्यारे बच्चों तो ये जो संघ है ये नेमाटोडा संघ से संबंधित है। किस संघ से संबंधित है? नेमाटोडा संघ से संबंधित है। इस तरीके से आप सभी को प्यारे बच्चों 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप सभी को 1 से 1.5 लाइन में देकर आना होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर वाला क्वेश्चन अगला है कि आरडीएनए में आर क्या है। लिखेंगे यहाँ के लिखेंगे कि आरडीएनए में आर का अर्थ है कि रिकॉम्बिनेंट, यानी कराए कि आरडीएनए में यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त डीएनए के टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं यानी आरडीएनए कहते हैं। इस तरीके से आप सभी को इसका आंसर लिखना होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अगला क्वेश्चन करा है कि निकेत को परिभाषित कीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर निकेत हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि निकेत किसी जीव की वह विशिष्ट भूमिका या कार्य होता है जो वह अपने पर्यावरण में निभाता है। ठीक है, इसमें देखिए पॉइंट देखिए जब भी आप बायोलॉजी के क्वेश्चन को लिखिएगा तो आप सभी को इसमें पॉइंट करके लिखना होता है, यानी इतना आप लिख दिए परिभाषा, अब इसको आप सभी को पॉइंट लिखना होगा। एक लाइन छोड़कर उसमें पॉइंट में लिखेंगे कि इसमें जीव की आवास स्थिति आहार प्रजनन और अन्य जैविक गतिविधियां भी शामिल होती हैं। फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे फिर पॉइंट करके लिखेंगे कि निकेत जीव और उसके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों को दर्शाता है। इस तरीके से आप सभी को बायोलॉजी के क्वेश्चन को लिखना होता है। ये नहीं पाओ कि आप सब सीधा निबंध की तरह लिखते गए, नहीं है, आप सभी को बायोलॉजी के क्वेश्चन को पॉइंट में कर लिखना होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप सभी का अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि प्यारे बच्चों 2 नंबर का है। ठीक है, इसमें करा है कि आईवीएफ तथा जीफ्ट का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पर आईवीएफ का जो पूरा नाम हो जाएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और गिफ्ट का जो प्यारे बच्चों यहाँ पर होगा इसका पूरा नाम वो हो जाएगा गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इस तरीके से आप सभी को इसका आंसर देना होगा। यहाँ पर देखिए अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा है कि असंख्य जनन पर एक टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि असंख्य जनन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें बिना निषेचन के ही एक जीव का विकास होता है। यह प्रक्रिया में अधिक समान, लेकिन कुछ जानवरों में भी यह जो प्रक्रिया है देखी जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसका जो आंसर है आप सभी को 2 से 3 पेज में 2 से 3 लाइन में आप सभी को इसका आंसर देना होगा। ठीक है, अगला देखिए सारे क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है आप सभी को जो अगला क्वेश्चन आकर है कि टर्नर एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन है इसे कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखेंगे कि टर्नर सिंड्रोम में यानी 45 गुणसूत्र होते हैं, यानी इसमें क्या होता है एक यक्ष गुणसूत्र की कमी होती है। ध्यान रखिएगा कि टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र होते हैं और इसमें एक यक्ष गुणसूत्र की कमी होती है। अगला यहाँ पर कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ध्यान रखिएगा कि इसमें 47 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र? 47 गुणसूत्र होते हैं। और इसमें क्या होती है कि एक क्या होती है यक्ष गुणसूत्र की अधिकता होती है। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी को इसका आंसर देना होगा। ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपको एमसीक्यू में भी दिखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगला घ वाला क्वेश्चन करा है कि एल्कोहल दुरुपयोग के क्या कुप्रभाव है, यानी क्या करा है कि एल्कोहल से दुष्प्रभाव आपको लिखना है। तो देखिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन को पॉइंट में कर लिखना होगा। ठीक है, आप लिखेंगे कि शारीरिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव। ठीक है, लिखेंगे कि लीवर की क्षति, हृदय रोग और तंत्रिका को नुकसान पहुंचाता है एल्कोहल। ठीक है, दूसरा है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं। लिखेंगे कि असंवाद, चिंता, व्यक्तित्व में परिवर्तन हो जाता है। तीसरा यहाँ पर पॉइंट डालेंगे कि सामाजिक समस्याएं हो जाती है, जैसे पारिवारिक विवाद हो जाता है और कार्यस्थल पर समस्याएं हो जाती हैं। इस प्रकार से आप सभी को एल्कोहल के दुरुपयोग का कुप्रभाव लिखना है। इसे आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं एल्कोहल के कुप्रभाव को। ठीक है,
इसी तरीके से यहाँ पर अगला अंगा वाला क्वेश्चन करा है कि जैव विविधता हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं। यहाँ लिखेंगे कि यह पृथ्वी के वे क्षेत्र हैं जहाँ जैव विविधता अत्यधिक समृद्ध होती है, लेकिन ये क्षेत्र मानवीय गतिविधियों के कारण खतरे में है। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों और जीवों की प्रजातियाँ विशिष्ट और दुर्लभ होती हैं। इस तरीके से आप सभी को जैव विविधता हॉट स्पॉट का परिभाषा लिखना होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 100% गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आपको 23 फरवरी को बच्चों देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अब आता है आप सभी का लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, जो कि प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। देखिए इसका आंसर जो है आप सभी को आधे पेज में देना होगा। ठीक है, लिखेंगे कि परागण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों परागण 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर स्वपरागण में लिखेंगे यानी सेल्फ पॉलिनेशन में लिखेंगे कि जब एक फूल के परागकण उसी फूल या उसी पौधे के दूसरे फूल के पत्रिका पर पहुंचते हैं तो इसे क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर लिखेंगे कि परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। लिखेंगे कि जब एक फूल के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे परपरागण कहते हैं। इसके लिए बाहरी माध्यम जैसे हवा, पानी, कीटों की आवश्यकता होती है। यानी परपरागण में आप सभी को क्या होता है, परागण कराने के लिए बाहरी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे पानी हो गया, हवा हो गया और कीट हो गया। इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, इसके क्वेश्चन को आप सभी को लिखना होगा। अगला इसमें है ख वाला क्वेश्चन करा है कि प्लेसेंटा पर एक टिप्पणी लिखिए। प्लेसेंटा को आप सभी को हिंदी में क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्लेसेंटा के बारे में कि प्लेसेंटा एक अस्थायी अंग है जो गर्भ अवस्था के दौरान विकसित होता है। यह माँ और भ्रूण के बीच पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों के आदान प्रदान में मदद करता है। प्लेसेंटा हार्मोन भी उत्पन्न करता है जो गर्भ अवस्था को बनाए रखने में मदद करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को लिख कर आना है। इस प्यारे बच्चों देखिए आप जब तक अच्छी तरीके से पॉइंट करके नहीं लिखेंगे तब तक आपको बायोलॉजी में अच्छे नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छे से डायग्राम और अच्छे से इसके पॉइंट में करके इसके आंसर को लिखना पड़ता है। आगे देखिए यहाँ पर आप सभी का ग वाला क्वेश्चन करा है कि अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता में अंतर लिखिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता और इसमें लिखेंगे यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, लिखेंगे इसमें कि जब विषम युग्मजी स्थिति में 2 एलील एक दूसरे पर पूरी तरह से प्रभावित नहीं होते हैं तो एक मध्यवर्ती लक्षण दिखाई देता है। उसके लिए क्या होता है, उदाहरण के लिए गुलाबी वाले फूल के पौधे हो गए। ये क्या करते हैं, अपूर्ण प्रभाविता का इस तरीके से परिभाषा लिखने के बाद आप सभी को उदाहरण लिखना है। यहाँ पर अगला है कि सप्रभाविता यानी कोडोमिनेंस। ठीक है, इसमें लिखेंगे कि जब विषम युग्मजी स्थिति में 2 एलील समान रूप से व्यक्त होते हैं तो दोनों लक्षणों को एक साथ देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए AOB रक्त समूह होते हैं। इस तरीके से आप सभी को अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता का परिभाषा और आप सभी को इसका उदाहरण लिख देना है, जिससे इसमें क्या होता है, अंतर स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अगला है कि जैव विविधता का महत्व समझाइए। लिखेंगे इसमें कि जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन के विभिन्न रूपों का संरक्षण है और पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए आवश्यक है। लिखेंगे कि जैव विविधता का महत्व निम्नलिखित है। जैसे यहाँ पर देखिए पहला महत्व इसमें लिखेंगे कि पर्यावरणीय संतुलन, यानी कि जैव विविधता पारिस्थितिक में तंत्रों के उचित कार्य को बनाए रखने में मदद करती है, जैसे जलवायु नियंत्रण, मिट्टी की उपजाऊता और जलवायु परिवर्तन को रोकना। ठीक है, दूसरा महत्व लिखेंगे इसमें कि आर्थिक योगदान लिखेंगे, यानी कृषि, उद्योग और औषधि के उद्योग के लिए जैविक संसाधन आवश्यक होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर अगला पॉइंट लिखना होगा कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व। लिखेंगे इसमें कि विभिन्न जातियों और समुदायों की जीवन शैली की आस्थाएं जैव विविधता से जुड़ी होती हैं। इस तरीके से आप सभी को जैव विविधता का महत्व को यहाँ पर 3 पॉइंट्स में लिखकर आना होगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर अगला 5वां क्वेश्चन करा है कि जैव विविधता संरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए अगला है लिखेंगे सर स्वस्थानीय संरक्षण। देखिए इसी क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है कि स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसी क्वेश्चन को आप सभी को अंतर में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ लिखेंगे स्वस्थानीय संरक्षण लिखेंगे और इसमें लिखेंगे कि यह प्राकृतिक आवासों में प्रजातियों का संरक्षण है, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है,
है। दूसरा लिखेंगे कि बाह्य स्थानीय संरक्षण यानी यह प्राकृतिक आवासों के बाहर प्रजातियों का संरक्षण है, जैसे कि वनस्पति उद्यान और चिड़ियाघर। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को सारे क्वेश्चन को प्यारे बच्चों लिखकर अपने बोर्ड एग्जाम में आना होगा। आगे यहाँ पर है ख वाला क्वेश्चन कर रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी का वैक्सीन उत्पादन, जीन चिकित्सा तथा मानव इंसुलिन परिवर्धन में योगदान की चर्चा कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे बायोटेक्नोलॉजी में करा है, इसकी योगदान लिखिए। तो सबसे पहले लिखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी द्वारा वैक्सीन में क्या महत्व है। तो लिखेंगे इसमें कि जब जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से डीएनए तकनीकी का उपयोग करके सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन तैयार की जाती है। उदाहरण के लिए हेपेटाइटिस जो बी वैक्सीन होती है, ये क्या होती है, टीबी के टीके के लिए बनाई गई है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर है जीन चिकित्सा है। क्या है, जीन चिकित्सा के रूप में जैव प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है। तो यहाँ लिखेंगे कि आनुवांशिक रोगों को इलाज के लिए दोषपूर्ण जीन को ही सही जीन में बदलना, ये क्या है आप सभी का जीन चिकित्सा में बायोटेक्नोलॉजी द्वारा ये संभव हो सका है। उदाहरण के लिए यह CID यानी सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी। ठीक है, आप सभी देखिए ये जो है SID है, इसका फुल फॉर्म भी आप सभी को पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को यहाँ लिखना है। अगला लिखेंगे यहाँ पर कि मानव इंसुलिन के निर्माण में इसका चर्चा लिखेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से जीवाणुओं में मानव इंसुलिन का जीन डालकर इंसुलिन उत्पादन किया जाता है। उदाहरण के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी द्वारा इंसुलिन का उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पर लिखेंगे ग वाला क्वेश्चन करा है कि मलेरिया परजीवी की 4 प्रजातियों के नाम लिखिए, इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले मलेरिया के प्रकार का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप सभी को मलेरिया परजीवी के 4 प्रजाति लिखना है और उसके द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं उनको लिखना है। जैसे यहाँ पर है पहला कि स्मोडियम फाल्सीपेरम। तो देखिए स्मोडियम फाल्सीपेरम जो मलेरिया होता है उसके द्वारा घातक मलेरिया रोग होता है। क्या होता है, घातक मलेरिया रोग होता है। ये सारे क्वेश्चन आप सभी को MCQ क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है कि प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम विवेक्स, इसके द्वारा क्या होता है सैम तृतीयक मलेरिया होती है। अगला है कि प्लाज्मोडियम मलेरिया, इसके द्वारा क्या होता है चौथाई मलेरिया होता है। अगला यहाँ पर है कि प्लाज्मोडियम ओवेल है, इसके द्वारा क्या होता है ओवेल मलेरिया होता है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप सभी को तैयार करके जाना है। ये जो क्वेश्चन है आप सभी को MCQ में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिल जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए, अगला घ वाला क्वेश्चन कर रहा है कि मानव में एबियोरुधि वर्ग की वंशागति का वर्णन कीजिए। तो यहाँ देखिए आप सभी को जो लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं थोड़ा सा उसमें लिखने की प्रक्रिया अधिक हो जाती है, तो आप सभी को उसको पॉइंट में करके लिखना है। लिखेंगे कि मानव में एबियोरुधीन 3 एलील यानी IA, IB और I द्वारा निर्धारित किया जाता है। IA, IB सप्रभावी है जबकि I क्या है अप्रभावी है। विभिन्न जीनोटाइप 4 अंक समूहों A, B, AB और O को जन्म देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे यहाँ पर कि एबियो रक्त समूह प्रणाली में 3 प्रकार के एलील होते हैं। IA होता है, IB होता है और I होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे कि IA और IB एलील सप्रभावी होते हैं जबकि I एलील जो होता है रिसेसिव होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे यहाँ पर कि रक्त समूह में B के लिए जीनोटाइप IBIB और IBI हो सकता है। रक्त समूह में AB के लिए जो जीनोटाइप होता है वो IAIB होता है और O के लिए जीनोटाइप II होता है। इस तरीके से आप सभी को इसका आंसर लिखना होगा। आगे यहाँ पर 6वां क्वेश्चन कराए प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। जैसे आप सभी के यहाँ है भ्रूणकोश है। ठीक है, आप सभी को भ्रूणकोश पर यहाँ पर इसका लिखना होगा। टिप्पणी लिखेंगे यहाँ पर भ्रूणकोश यानी एम्ब्रियो शेक है। ठीक है, परिभाषा लिखेंगे भ्रूणकोश का कि भ्रूणकोश फूल के अंडाशय में स्थित एक संरचना है जो मादा युग्मकोद्भिद को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, देखिए MCQ में यदि पूछा है कि मादा युग्मकोद्भिद का प्रतिनिधित्व कौन करता है तो ध्यान रखिएगा भ्रूणकोश करता है। कौन करता है, भ्रूणकोश करता है। MCQ में सारे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसकी संरचना की बात करते हैं कि संरचना इसकी कैसा होता है। तो लिखेंगे कि यह आमतौर पर 7 कोशिकीय और 8 न्यूक्लियस होता है। देखिए इसे MCQ में पूछा जाता है कि एक पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश कैसा होता है, तो ध्यान रखिएगा कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय होता है या फिर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसमें एक अंड कोशिका होती है और 2 सहायक कोशिका होती हैं और 3 प्रतिव्यासी कोशिका होती हैं, एक केंद्रीय कोशिका भी सेल होती है। इस तरीके से आप सभी को इसका संरचना के बारे में बताना है। अब बताना है कि भ्रूणकोश का कार्य क्या है। ठीक है, कार्य के बारे में लिखेंगे कि यह अंड कोशिका के निषेचन के बाद युग्मनज बनाती है और केंद्रीय दोहरी कोशिकाएं निषेचन के बाद एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष बनाते हैं। क्या बनाते हैं, भ्रूणपोष बनाते हैं। ठीक है,
यहाँ पर अगला क्वेश्चन विपुंसन है। विपुंसन में लिखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे यहाँ पर कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फूल के परागकोशों को कलिका अवस्था में ही हटा दिया जाता है, ठीक है, ताकि स्वपरागण को रोका जा सके। यह आमतौर पर संकरण प्रयोगों में किया जाता है। इस तरीके से आप सभी को विपुंसन को लिखकर आना है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन करा है कि मानव में भ्रूण प्रवर्धन से क्या अभिप्राय है। तो लिखेंगे कि मानव में भ्रूण प्रवर्धन से तात्पर्य गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास और वृद्धि से प्रक्रिया से है। इसमें निषेचन से लेकर जन्म तक के सभी चरण शामिल होते हैं, जिसमें अंगों का निर्माण और शारीरिक कार्यों का विकास होता है। इस तरीके से देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका आप सभी को आधे पेज में आंसर लिखकर आना होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर एक कराए कि सिकल सेल एनीमिया यानी दांत कोशिका अरक्तता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक रक्त विकार है, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं समान गोल आकार के बजाय क्या होती हैं, अर्धचंद्राकार यानी सिकल आकार का हो जाती हैं। यह असमान आकार ऑक्सीजन के ले जाने की उनकी क्षमता को कम कर देता है और रक्त वाहिकाओं में रुकावट पैदा कर सकता है, जिससे क्या होता है, दर्द, एनीमिया और अन्य जटिलताएं भी हो सकती हैं। इस तरीके से आप सभी को सिकल सेल एनीमिया का आंसर लिखना होगा। आगे देखिए, यहाँ पर कहा है कि बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीवों की वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बायोगैस में उत्पादन सूक्ष्मजीवों की अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये सूक्ष्मजीव ही जैविक पदार्थों को ऐसी रासायनिक परिवर्तन में गुजरने से मदद करते हैं जिनसे क्या होती है, बायोगैस उत्पन्न होती है। बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का मिश्रण होता है। इसका उत्पादन जैविक पदार्थों के अपघटन के दौरान होता है, ठीक है। आप सभी को इतना लिखने के बाद प्यारे बच्चों, आप सभी को यहाँ पर करना क्या होगा, आपको यहाँ पर बायोगैस का इस तरीके से चित्र बना देना होगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर लिखेंगे बायोगैस के बारे में कि सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटन 3 चरणों में समाप्त होता है। देखिए, पहला चरण क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है। क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है। इस चरण में क्या होते हैं, सूक्ष्मजीव जटिल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जैसे जैविक पदार्थों को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं, जैसे कि शर्करा, अमीनो अम्ल, फैटी एसिड। यह प्रक्रिया सूक्ष्मजीवों द्वारा विभिन्न एंजाइमों के माध्यम से होती है। दूसरा चरण है यहाँ पर बच्चों एसिडोजेनेसिस है। क्या है, एसिडोजेनेसिस यानी इस चरण में हाइड्रोलाइज्ड पदार्थों का अपघटन करके एसिड और अन्य यौगिक बनते हैं। इस प्रक्रिया में एसिडोजेनेसिस बैक्टीरिया जैसे क्या हो गया, क्लोस्ट्रीडिया हो गया, बैक्टीरियोस हो गया, ठीक है, प्रमुख होते हैं। बैक्टीरिया कार्बनिक पदार्थों को एल्कोहल, एसिड और अन्य अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ पर अंतिम लास्ट चरण इसमें लिखेंगे मीथेनोजेनेसिस, यानी यह एक अंतिम चरण है। इस चरण में सूक्ष्मजीव मुख्य रूप से मीथेनोजन अर्किया जैसे क्या होगा, मीथेन बैक्टीरियम और मीथेन बैक्टीरिया, ठीक है, इन एसिडों और अन्य यौगिकों को अपघटित करके मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मीथेजेनिक अर्की कहते हैं। अब देखिए, इसमें आता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आता है, कर रहा है यहाँ पर कि मनुष्य में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले देखिए, आप सभी को उसकी परिभाषा लिखना है। ऐसे मादा चंद्र दे दिया तो आपको सबसे पहले मादा जनन तंत्र का परिभाषा लिखना होगा। लिखेंगे कि मानव मादा जनन तंत्र प्रणाली में अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब और गर्भाशय और ग्रीवा और यौन शामिल होते हैं। देखिए, इतना लिखने के बाद अब आप सभी को डायग्राम क्या करना होता है, बीच में हमेशा कीजिएगा। डायग्राम को नहीं ऊपर लिखना है, नहीं नीचे लिखना है, यानी जब भी लिखेगा सबसे पहले ऊपर कुछ लिख देना उसके बारे में, फिर बीच में डायग्राम, फिर उसके नीचे उसके बारे में लिखना होगा। डायग्राम ऊंचाई कोच भी बनाएगा, हमेशा बीच में होना चाहिए। लिखेंगे सबसे पहले अंडाशय यानी ओवरी के बारे में लिखेंगे कि यह प्राथमिक मादा जनन अंग है जो अंडाणु और मादा हार्मोन एस्ट्रोजन को प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन करता है। अगला है फैलोपियन ट्यूब है यानी अंडवाहिनी है। ये अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ने वाली वे नलिकाएं होती हैं, जिसमें निषेचन आमतौर पर इसी फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। आगे देखिए, यहाँ पर है यूट्रस है। यूट्रस के बारे में लिखेंगे कि यह एक पेशी अंग है जहाँ निषेचित अंडा प्रत्यारोपित होता है और भ्रूण का विकसित होता है। अगला है गर्भाशय ग्रीवा है। यह गर्भाशय का निचला हिस्सा है जो कि यहाँ कहता है
वल्मा में खुलता है। ठीक है, अगला है वल्वा है। यह एक पेशी नलिका है जो कि गर्भाशय ग्रीवा को बाहरी जनांगों से जोड़ती है। इस प्रकार से आप सभी को इसका आंसर देना होगा। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ पर अथवा में दिया गया है कि पुष्पी पादपों में निषेचन पश्च घटनाओं की भी व्याख्या कीजिए। आप यहाँ पर लिखेंगे कि निषेचन के बाद क्या लिखेंगे? निषेचन के बाद पुष्पी पादपों में निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। जैसे क्या होता है? सबसे पहले युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। यानी क्या होता है? नर युग्मक यानी पोलन ग्रेन और मादा युग्मक यानी एक सेल, ठीक है, के संलयन से युग्मनज बनता है। अगला दूसरा स्टेप है कि भ्रूण का विकास होता है। जब युग्मनज बन जाता है तब भ्रूण का विकास होता है। लिखेंगे कि युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनता है और ये प्राथमिक जड़ और प्राथमिक तना और बीज पत्र को निर्माण देता है। आगे यहाँ पर तीसरा होता है कि एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। यानी दोहरे निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका से संलयन करके एंडोस्पर्म यानी भ्रूण पोष बनाता है। एंडोस्पर्म भ्रूण के विकास के लिए पोषण प्रदान करता है। आगे यहाँ पर है बच्चों की भ्रूण का निर्माण यानी बीज का निर्माण, यानी अंडाशय जो होता है वो अंडाशय में बीज परिवर्तित हो जाता है और बीज में भ्रूण एंडोस्पर्म बीजावरण भी बन जाते हैं। इस तरीके से आप सभी को अगला यहाँ पर है कि फल का निर्माण, यानी अंडाशय की दीवार फल भित्ति में परिवर्तित होती है और फल बीजों के प्रसार में मदद करता है। इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर इसका आंसर लिखना होगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर 8वां सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वंशागत के गुणसूत्रीय सिद्धांत को लिखिए। जैसे वंशागत का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है वो सटन और बाबेरी ने दिया था। ठीक है, अथवा में यहाँ पर दिया गया है कि औद्योगिक उत्पादों में संश्लेषण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए, या फिर है कि RDNA तकनीकी पर एक निबंध लिखिए, या फिर कहा है कि समष्टि को परिभाषित कीजिए और इसकी विभिन्न पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। मेरे पास बच्चों इस तरीके से आप सभी को पूरे पेपर को हल करके जरूर जाना है। इस पेपर का PDF बच्चों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया हूँ, जाइए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर वहाँ से इस पेपर का PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से और इसी पेपर का विषय का पेपर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।